यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम आज देखने वाले हैं उसका नाम है बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बस ट्रांसफर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि इसको क्यों रखा गया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हैं तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि सीक्वेंस में टॉपिक समझ आए कि हम किस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा है जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताई और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बेनिफिट्स भी बताए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आर्किटेक्चर का लेआउट बताया, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और हम किसका आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर का। तो सबसे पहले हमें इसका लेआउट फिक्स करना है। तो हमने दूसरे वीडियो में इसके मुख्यतः मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करे, जिसमें से पहला मॉड्यूल प्रोसेसर है, दूसरा मॉड्यूल मेमोरी है, तीसरा मॉड्यूल आईओ है और चौथा मॉड्यूल सिस्टम बस है। इनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद तीसरे वीडियो में हमने सबसे पहला सूत्र उठाया जिसको हम कहते हैं सिस्टम बस। अब पॉइंट ये है कि हमने सिस्टम बस को पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि सिस्टम बस एक इंटरकनेक्शन मीडियम है बिटवीन द मॉड्यूल्स। हम मॉड्यूल्स की तरफ बाद में बढ़ते हैं, पहले हम इंटरकनेक्शन मीडियम को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले सिस्टम बस को इंट्रोड्यूस कराया, सिस्टम बस की इंपॉर्टेंस बताई, सिस्टम बस हार्डवेयर है, ये किन चीजों से बनता है हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि सिस्टम बस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, और इन सारे टाइप्स ऑफ बसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने बस आर्बिट्रेशन भी पढ़ा। सिस्टम बस आर्बिट्रेशन क्या है, क्या सिर्फ सिस्टम बस से पूरे मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं या हमें बस का भी एक अपर कंट्रोल चाहिए जिसको हम आर्बिटर कहते हैं। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक लौता सिस्टम बस अगर सारे मॉड्यूल्स के बीच कम्युनिकेट करता है तो कोलिजन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को डाटा देना चाहता है या कोई डाटा लेना चाहता है। तो इसीलिए टू अवॉइड कोलिजन हमने सिस्टम बस का भी एक अपर कंट्रोल अथॉरिटी जिसको आर्बिटर कहते हैं, हमने उसके बारे में समझा। ये सब सिस्टम बस से जुड़े हुए तथ्य थे जितने हमने देखे। डायरेक्ट बस आर्बिट्रेशन भी देखा हमने। डायरेक्ट बस आर्बिट्रेशन जिसको हम सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन कहते हैं, ये क्या होता है, इसमें बस एक आर्बिटर पूरा कंट्रोल ले लेता है। आर्बिटर डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉड्यूल बस को इस्तेमाल करेगा, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बस का कंट्रोल आर्बिटर के पास है। ऐसा आर्किटेक्चर अगर हम अपने मशीन में फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का आर्किटेक्चर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, जहां पर हमने किसी आर्बिटर को कंट्रोल नहीं दिया है बल्कि हमने मॉड्यूल्स को ही बोला है आप अपने आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके कम्युनिकेट कर लो बस के साथ। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये सिस्टम बस के ही जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स थे। इसी के जुड़ते हुए कॉन्सेप्ट्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सिस्टम बस से ही जुड़ा हुआ है वो होता है बस ट्रांसफर। जैसा कि मैंने आपको बोला, बस एक कनेक्शन लाइन है बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, जिसमें मॉड्यूल्स अपना डाटा डालते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को कम्युनिकेट कराने के लिए। तो यहां पर इस वाले वीडियो लेक्चर में हमें जानना पड़ेगा कि कैसे, अगर इतने मॉड्यूल्स हैं तो कब कौन सा मॉड्यूल डेटा बस के ऊपर डाल रहा है। मैकेनिज्म हमने सीख लिया, सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेकिन उसमें भी अगर मैं सेंट्रलाइज्ड कह रही हूं तो सेंट्रलाइज्ड में हम कैसे बस के ऊपर डेटा डाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें बस ट्रांसफर समझना होगा। तो इसीलिए आज का वीडियो सिस्टम बस से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक हम हमेशा बस एंड मेमोरी ट्रांसफर हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं। यहां पर बस ट्रांसफर सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मैं मेमोरी ट्रांसफर की भी बात करूंगी।
तो आज का मुख्यतः टॉपिक होगा बस ट्रांसफर। तो आपको अगर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, अब बस ट्रांसफर टॉपिक को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर एक फिगर ड्रॉ करा है। ये फिगर मुख्यतः ये दर्शाता है कि अगर आप सिस्टम बस मशीन के अंदर यूज कर रहे हैं और अगर मशीन के पास एक से ज्यादा मुख्यतः मॉड्यूल्स हैं और वो डेटा बस के ऊपर डालना चाहते हैं, तो कब बस के ऊपर डाटा आ सकता है, किसका, क्लैरिटी के साथ, ताकि कोई कोलिजन ना हो। इसलिए हमें ये फिगर समझने की बहुत जरूरत है। ये सिस्टम बस का ही एक टॉपिक है। तो अब अगर मैं इस फिगर को सबसे पहले आप सबको बताना चाहती हूं कि बोर्ड के ऊपर क्या ड्रॉ किया गया है। अगर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने MUX लिखा है, जो कि मल्टीप्लेक्सर है। एक मल्टीप्लेक्सर, दूसरा मल्टीप्लेक्सर, तीसरा मल्टीप्लेक्सर और चौथा मल्टीप्लेक्सर। 4 मल्टीप्लेक्सर मेरे पास हैं। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल मैंने बनाया है वो रजिस्टर का है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि प्रोसेसर बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है। उसका सबसे पहला छोटा मॉड्यूल होता है रजिस्टर, जो कि टेम्पररी स्टोरेज होता है प्रोसेसर के अंदर। जरूरी नहीं मशीन के पास एक रजिस्टर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर यही दर्शाया गया है। मान लीजिए मेरे मशीन के पास 4 रजिस्टर हैं, रजिस्टर A, रजिस्टर B, रजिस्टर C और रजिस्टर D। हर रजिस्टर के अंदर 4 बिट्स हैं। अब ये चारों बिट्स बस के ऊपर आना चाहते हैं हर रजिस्टर के। अब ये कैसे लाया जाए, इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बस ट्रांसफर। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, रजिस्टर A के ऊपर 4 बिट्स दिए गए हैं, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3 और D0, D1, D2, D3। अब ये रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर हैं। अब इन रजिस्टर्स में क्या है, रजिस्टर्स में डाटा है। अब ये डाटा के ऊपर क्या काम होगा, वो तो तब होगा जब ये डाटा बस पे आएगा। अब इकट्ठे तो सारे रजिस्टर्स बस पे डाटा डाल नहीं सकते। मान लीजिए मैंने सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन चूज करा, जिसमें रजिस्टर A को चुना गया है आर्बिटर ने सिस्टम बस यूज करने के लिए। तो बस आर्बिट्रेशन तो आपकी फिक्स हो गई, लेकिन ये रजिस्टर कैसे बिट बाय बिट बस के ऊपर डाटा डाल रहा है, इसको समझाने के लिए ही ये टॉपिक रखा गया है, जिसको हम कहते हैं बस ट्रांसफर। अब मुख्यतः बात यह है कि ये मल्टीप्लेक्सर क्या है। जैसा कि मैंने बोला, यहां पर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में हैं और इस सब्जेक्ट में ज्यादातर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो सिस्टम बस भी जाहिर सी बात है एक हार्डवेयर है जो बनाया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है। सिस्टम बस के डिजाइन में जो सबसे ज्यादा मुख्यतः सर्किट में इस्तेमाल करती हूं, इसको मैं कहती हूं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीपल यूनिट्स लेना और सिंगल आउटपुट देना। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लाई करता है विद द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम बस। अगर मैं सिस्टम बस के बारे में सोचती हूं तो सोच कर देखिए, सिस्टम बस क्या करता है। प्रोसेसर है, मेमोरी है, आईओ है। प्रोसेसर के अंदर एक से ज्यादा रजिस्टर हैं। इन सब का डाटा बस के ऊपर 1 by 1 आता है। चाहे सारे कनेक्टेड जरूर रहते हैं बस के साथ, लेकिन 1 by 1 डाटा बस पे आता है ताकि कोलिजन ना हो। तो ये बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सर को बस ट्रांसफर में यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट्स लेता है, सिंगल आउटपुट देता है। अब जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैंने बोला मल्टीपल इनपुट्स। कोई भी सर्किट जब मल्टीपल इनपुट्स ले रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ सिंगल आउटपुट दे। तो यहां पर आपको मदद करेगा सिलेक्शन लाइन, जो मल्टीप्लेक्सर का ही कॉन्सेप्ट है। सिलेक्शन लाइन मुझे बताएगा
कि इन चारों इनपुट्स में से किसका इनपुट आउटपुट को ट्रिगर करेगा। तो सिलेक्शन लाइन क्या कर रहा है, यहां पर सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट कर रहा है आउट ऑफ द मल्टीपल इनपुट्स which input will trigger the output on the output line। तो जाहिर सी बात है, चाहे मैं 4 इनपुट दूं, चाहे मैं 8 इनपुट दूं, चाहे मैं 10 इनपुट दूं, उन 10 इनपुट में से एक लाइन चुनी जा रही है इनपुट की जिसका आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। यह है मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट। यही चीज तो सिस्टम बस करता है। चाहे कितने भी मॉड्यूल्स कनेक्टेड रहे, कनेक्टेड रहना अलग बात है, बस को यूज करना दूसरी बात है। कनेक्टेड तो सारे रहेंगे लेकिन यूज वन एट ए टाइम ही कर सकेंगे। ये मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को यूज किया जा रहा है इस डिजाइन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर मल्टीप्लेक्सर के 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है और 2 सेलेक्ट लाइंस हैं। 4 इनपुट है, एक आउटपुट है और 2 सेलेक्ट लाइन है। ऐसा हर मल्टीप्लेक्सर के साथ है। तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि हमने सिर्फ 4 बार ही क्यों लिया मल्टीप्लेक्सर। हमने 4 बार इसीलिए लिया क्योंकि मेरे पास 4 रजिस्टर्स हैं यहां पे इस एग्जाम्पल में। अगर मेरे पास 8 रजिस्टर होते तो मैं यही मल्टीप्लेक्सर 8 बार लेती। अब यहां पर मल्टीप्लेक्सर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। 4x1 मैंने डिसाइड इसीलिए किया क्योंकि जिन रजिस्टर्स को मल्टीप्लेक्सर यूज करके सिस्टम बस पे डाटा डालना है वो 4 बिट के हैं। तो बिट्स ऑफ द रजिस्टर डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर and how many times that configuration needs to be used, that depends upon how many registers we are using। ये इसका डिजाइन है। तो आइए देखते हैं ये डिजाइन अब काम कैसे कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं, ये सिलेक्शन लाइंस जो हैं 2 प्रकार की हैं, S0 और S1। तो S0 S1 2 इनपुट्स हैं, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं। तो 0 1 के कॉम्बिनेशंस 4 हमें आएंगे जरूर। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये सेलेक्ट लाइंस हमें क्या दिखाते हैं? ये सेलेक्ट लाइंस हमें ये दिखाते हैं कि चाहे 4 रजिस्टर कनेक्टेड जरूर रहे, लेकिन ये सेलेक्ट लाइन बताएगा अब कि कौन सा रजिस्टर अब डाटा बस पे डालेगा। जैसे अगर सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन 0 0 हुआ, ये सब पे 0 0 रहेगा, सारे मल्टीप्लेक्सर पे। S0 S1 जब पहले केस पे रहेगा, मतलब 0 0 वाले केस पे रहेगा, तब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर 1 का 4 बिट का डाटा बस पे आएगा। कैसे? देखिए, जब 0 0 हो रहा है तो 0th लाइन ऑफ मल्टीप्लेक्सर विल बी एक्टिव बिकॉज 0 0 मीन्स डेसिमल नंबर 0। डेसिमल नंबर 0 मैचेस विद द 0th इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो इस लाइन पे देखिए कौन से इनपुट्स रजिस्टर के अटैच्ड हैं। यहां पर A0 अटैच्ड है, यहां पर A1 अटैच्ड है, यहां पर A2 अटैच्ड है और यहां पर A3 अटैच्ड है। तो जाहिर सी बात है, जब सेलेक्ट लाइन 0 0 हो रहा है तो 0th लाइन ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्सर इज गेटिंग ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब क्या है कि इसका आउटपुट अब रिफ्लेक्ट होगा आपके आउटपुट लाइन पे। मतलब अब मल्टीप्लेक्सर आउटपुट देगा A0। क्यों? क्योंकि A0 की लाइन इस 0 के साथ कनेक्टेड है। यहां पर A1 देगा। क्यों? क्योंकि ये 0 की लाइन A1 के साथ कनेक्टेड है। ये मल्टीप्लेक्सर A2 देगा क्योंकि ये 0th लाइन A2 पे कनेक्टेड है। ये मल्टीप्लेक्सर A3 देगा क्योंकि ये 0th लाइन A3 पे कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि सिस्टम बस पे किसका डाटा आया? A0, A1, A2, A3, मतलब रजिस्टर A का। होंगे आपके पास 4 रजिस्टर्स। हो सकता है आप सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन स्कीम ही यूज कर रहे हो, लेकिन उस स्कीम में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे डेटा सिस्टम बस पे जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा है। वो मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीप्लेक्स होके 1 by 1 रजिस्टर्स
अपना डाटा बस के ऊपर डाल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को हम बस ट्रांसफर कहते हैं। अब यहां पर देखिए, अब रजिस्टर ए खत्म हुआ। मान लीजिए अब रजिस्टर बी में भी 4 बिट्स हैं जो बस के ऊपर आना चाहते हैं, सिस्टम बस के ऊपर। मान लीजिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन स्कीम में है। डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन स्कीम में अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा रजिस्टर होते हैं तो उनको एक कोड मिलता है जिसके जरिए हम उस डिवाइस की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और फिर आर्बिट्रेशन लाइन को हम 1 रखते हैं। वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन स्कीम का मैकेनिज्म था। मान लीजिए अब मैं रजिस्टर बी की बात करती हूं और मैं डिस्ट्रीब्यूटेड में हूं और रजिस्टर बी की प्रायोरिटी नंबर 1 आती है, तो रजिस्टर बी क्या करता है, स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन को ऑन कर देता है। अब उसने ऑन तो कर दिया, लेकिन अब डाटा बस पे जाए कैसे, क्योंकि हम रजिस्टर बी पर हैं। और यहां पर देखिए रजिस्टर बी कब एक्टिवेट हो सकता है, जब सेलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन 0-1 होगी। तो आइए देखते हैं कि रजिस्टर बी कब डाटा बस पे डाल रहा है। मान लीजिए अब सेलेक्ट लाइन का इनपुट 0-1 है हर मल्टीप्लेक्सर में, तो अगर इसका इनपुट 0-1 है तो 1 लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर ऑफ एवरी मल्टीप्लेक्सर इज ट्रिगर्ड। कहने का मतलब चारों में से फर्स्ट इनपुट लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर ट्रिगर हो गई फॉर द सेकेंड केस ऑफ सिलेक्शन लाइन 0-1। अब 0-1 पे कौन सा रजिस्टर बस पे डाटा डाल सकता है, रजिस्टर बी। तो देखिए यहां पर, तो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट इनपुट मल्टीप्लेक्सर का B0 के साथ कनेक्टेड होगा, यहां का फर्स्ट लाइन B1 के साथ कनेक्टेड होगा, यहां का फर्स्ट लाइन B2 के साथ कनेक्टेड होगा, यहां का फर्स्ट लाइन B3 के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस मल्टीप्लेक्सर से B0 आया, इस मल्टीप्लेक्सर से B1 आया, इस मल्टीप्लेक्सर से B2 आया और लास्ट मल्टीप्लेक्सर से B3 आया। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन स्कीम भी यूज करा, तब भी रजिस्टर बी ने क्वालिफाई करके अपना पूरा डाटा सिस्टम बस पे डाल दिया विदाउट एनी कोलिजन फ्रॉम रजिस्टर ए डाटा, रजिस्टर सी डाटा एंड रजिस्टर डी डाटा। दिस इज हाउ सिस्टम बस वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें हर माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए कि अगर मेरे प्रोसेसर के अंदर 4 रजिस्टर्स हैं और मान लीजिए मैंने आर्बिट्रेशन स्कीम भी यूज कर ली, लेकिन अब क्या आगे कैसे, कौन सा रजिस्टर कब डाटा बस पे डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या सिर्फ उठाकर डाटा बस के ऊपर डाल देगा, नहीं, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। उसके लिए हमें मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लेक्सर को हम अगर डिफाइन करें तो वी जनरली से इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स एंड गिविंग आउट सिंगल आउटपुट विथ n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। ये उसका डेफिनेशन है। ये बकायदा एक सर्किट है, ये बनाया जाता है गेट्स के साथ, एंड गेट के साथ, और गेट के साथ, नॉट गेट के साथ। और रजिस्टर भी बकायदा सर्किट्स होते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं। तो एक सर्किट दूसरे सर्किट से कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरे को अपना डाटा बस पे डालना है। तो इस टॉपिक को इसीलिए हम बस ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि बस पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर मैं मशीन की बात करती हूं तो मशीन एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के जरिए बस ट्रांसफर को समझता है। इसको हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। तो जरा देखते हैं कि बस ट्रांसफर वाले माइक्रो ऑपरेशंस कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने बस विथ एन एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स और रजिस्टर का नाम ये मैंने लिखा। तो कहने का मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स ये होता है इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने ये वाला बस ट्रांसफर माइक्रो इंस्ट्रक्शन देखा तो मुझे मेरे मशीन को समझ के आता है कि कोई रजिस्टर ए
अपना डाटा बस के ऊपर डाल रहा है। तो ए क्या हुआ, आपका सोर्स स्टेशन है जहां से डाटा आ रहा है, और बस क्या हुआ, डेस्टिनेशन जहां पर उसको जाना है, जिसपे उसको जाना है। और ये एरो आपको बता रहा है कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हो। हमारी जनरल टेंडेंसी होती है, हम एरोस को जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की बात करती हूं तो हम जनरली एरोस ऐसे लिखते हैं। यहां पर राइट साइड पे हमारा हमेशा सोर्स होता है और लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारा डेस्टिनेशन होता है। अब अगर हम दूसरे माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या समझ आ रहा है मशीन को समझ आ रहा है कि बस पे से कुछ डाटा हम लेकर ए रजिस्टर जो डेस्टिनेशन है मेरा उसमें लोड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं बस ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। मशीन को इससे मतलब रहता है। ये फिगर तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक्चुअली में सर्किट होता जरूर है ऐसा, लेकिन उसको समझ ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ आता है। अगर मैं उसको और थोड़ा डिफाइन कर दूं तो इधर इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे देखिए, ये क्या दिखा रहा है हमको, ये दिखा रहा है कि कोई सोर्स रजिस्टर है बी जो बस के ऊपर अपना डाटा डालना चाह रहा है और डाल भी रहा है। और ये इंस्ट्रक्शन क्या दिखा रहा है कि बस अपना डाटा कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर बी पे वापस लोड करना चाह रहा है। इट कैन बी द रिजल्ट, इट कैन बी लोडिंग ऑफ डाटा, इट कैन बी एनीथिंग, but the point is what is written here are called as the micro instructions of bus transfer। वैसे ही मेमोरी ट्रांसफर के भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि ये सारे हार्डवेयर मॉड्यूल्स हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच कम्युनिकेशन तो आम बात है। तो कम्युनिकेशन हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मशीन की भाषा में हम इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन वाली लैंग्वेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर। This is how hardwares communicate with each other. If we talk about register A, it is a hardware. If we talk about bus, it is again a hardware. So this is the format of making two hardwares communicate with each other. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मशीन को ये चीजें समझ आती हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या देखा, क्या सीखा? हमने देखा कि सिस्टम बस क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए इस्तेमाल करना होता है, और सिस्टम बस किस प्रकार के होते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। यहाँ पर जितनी भी बात की जा रही है सब डाटा बस की बात की जा रही है। यहाँ पे डायरेक्ट डाटा डाला जा रहा है बस के ऊपर, जबकि सिस्टम बस के 3 हिस्से होते हैं, डाटा भी होता है, कंट्रोल भी होता है, एड्रेस भी होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि इतने डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कौन सी डिवाइस सबसे पहले कम्युनिकेट करती है ये कौन डिसाइड करता है, ये आर्बिटर डिसाइड करता है। इसको पढ़ने के बाद हमने अब जानने की कोशिश करी, चलो आर्बिटर ने अगर एक डिवाइस चुन भी लिया तो वो डिवाइस एक्चुअली में डेटा कैसे डाल रहा है बस पे। दिस इज विथ बस ट्रांसफर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। हाँ, ये बात जरूर है, अगर इसके लिमिटेशंस की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे प्रोसेसर में सिर्फ 4 ही रजिस्टर रहें और सिर्फ 4 बिट के ही 4 रजिस्टर रहें। हो सकता है मेरे पास 8 बिट के रजिस्टर हैं और हो सकता है मेरे पास 8 बिट के 16 रजिस्टर्स हैं। अगर मैं आज की 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करती हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 64 बिट रजिस्टर्स। वी हैव surpassed the ages of 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit. So just imagine what will happen to my electronic circuit if I talk about 64 bit multiplexer. It becomes huge, it becomes bulky. So that is where we need to reconsider using some other concept of putting the data onto the system bus. That is probably the limitation of this particular concept. लेकिन बेनिफिट्स बहुत हैं, समझने में बहुत आसान है। अगर 4 रजिस्टर्स हैं तो हमने 4 बार मल्टीप्लेक्सर यूज करा, क्योंकि 4 बिट के हैं इसीलिए हमने 4x1 यूज करा। अगर 8 बिट का होता तो मुझे यहाँ पर 8x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर इनपुट हर बिट के साथ कनेक्टेड रहेगा।
जैसे 0 to 7 है तो ये सारे बिट्स हर एक इनपुट ऑफ रजिस्टर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत अच्छा है समझने के लिए, सिंपल है। 4 बिट के हैं तो 4x1 है, 4 रजिस्टर्स हैं तो 4 बार है, और सिलेक्शन लाइन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा रजिस्टर डाटा बस के ऊपर डालेगा, 1 at a time, everything well understood. Yes, there is a limitation in terms of the complexity of the design. So do we have better concepts other than multiplexer? Yes, we do have. So we will discuss that after completing memory transfer. तो bus transfer topic I hope you people have understood. आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये टॉपिक हमेशा 2 हिस्सों में जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि बस ट्रांसफर हो कैसे रहा है। मान लीजिए रजिस्टर नहीं, यहां पर कोई और भी मॉड्यूल हो, तब भी बस ट्रांसफर ऐसे ही होगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। और उसके बाद दूसरा हिस्सा उसका होता है उसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब तक मैं एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखूंगी नहीं, हम यहां पर मॉड्यूल्स को बस डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम उन मॉड्यूल्स के बीच कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सीखना होगा कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। और अगर मैं सिर्फ बस ट्रांसफर की बात कर रही हूं तो किस रजिस्टर का डाटा कैसे आ रहा है बस के ऊपर, कौन सा सोर्स बन रहा है और कौन सा डेस्टिनेशन बन रहा है। तो ये हमेशा 2 हिस्सों में पढ़िए, सबसे पहले इसका डिजाइन और दूसरा इसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो ये है टॉपिक बस ट्रांसफर। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम मेमोरी ट्रांसफर की बात करेंगे। अब क्योंकि हमने माइक्रो इंस्ट्रक्शन बस ट्रांसफर का लिख दिया है, तो अब मुझे मेमोरी ट्रांसफर वाले माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी यहीं पर समझने होंगे। तो ये हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेमोरी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी ट्रांसफर क्यों होता है इसके बारे में जानने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।